लोकसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। राहुल गांधी की बजाय गोगोई के पहले बोलने पर भाजपा ने कसा तंज। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किया करारा हमला। पीएम ने कहा, सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के आपस में अविश्वास को लेकर लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा, सोनिया जी के दो काम, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए निशिकांत दुबे ने विपक्षी गठबंधन पर भी कसा तंज। कहा, विपक्षी गठबंधन की हालत आंख का अंधा नाम नयन सुख जैसी। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बीजेपी ने की विपक्ष की खिंचाई। कहा, घमंडिया गठबंधन लेकर आई है प्रस्ताव, सरकार के पास है पूर्ण बहुमत। वहीं कांग्रेस ने कहा, संसद के अंदर संख्या पर नहीं मुद्दों पर होती है बात। सशस्त्र बलों की मजबूती के लिए अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को संसद से मिली मंजूरी। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पारित। राज्यसभा से पारित हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। कल 9 अगस्त को बीजेपी देश भर में चलाएगी भ्रष्टाचार परिवारवाद इंडिया छोड़ो अभियान। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का निर्देश। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। और आज गयाना में होगा भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला। सीरीज में 0-2 से पीछे है भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, जो आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 16 घंटे चर्चा चलेगी। भाजपा की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का पत्र लिखा गया था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर व्यंग्य भी कसा और सवाल भी उठाए। सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि ये प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया है और वो अपनी एकजुटता की जांच करना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या।
इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला। उधर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बाद में इस पर पछताएंगे। आज देश और दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। ऐसे में विपक्ष और कांग्रेस देश की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। आई वॉन्ट टू टेल ऑन रिकॉर्ड दैट द ऑपोजिशन पार्टी विल रिग्रेट दैट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉट इन ए रॉन्ग टाइमिंग एंड ए वेरी इन ए रॉन्ग मैनर। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पर पेश किया और मणिपुर न्याय चाहता है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि विपक्ष के लिए विश्वास प्रस्ताव है, क्योंकि विपक्ष इसके माध्यम से ये देखना चाहता है कि उनके साथ कितने लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का कारण है कि सोनिया गांधी अपने बेटे और दामाद के लिए कुछ करना चाहती हैं। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। उधर बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि मैं आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। भले ही हम एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए किए गए कई कामों के लिए आभारी हूं। इसलिए किसी भी स्थिति में मैं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी और नेता के तौर पर असमर्थ हूं। I cannot support a no confidence motion against a central government today, even though we are against the BJP as a political party. But a central government which may not have given us our entire wish list. No central government ever can give every state government's entire wish list. I recognize that fact. There are fiscal constraints in
where resources are in short supply, and therefore it's not possible for every central government to give in to every state government demand. और अब बात करते हैं राज्यसभा के कामकाज की। राज्यसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इससे पहले विधेयक 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। संशोधन के बाद विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति को IIM का विजिटर बनाया जाएगा। उनके पास उनके कामकाज का ऑडिट करने, पूछताछ का आदेश देने का अधिकार शामिल है। राष्ट्रपति के पास निदेशक के साथ साथ इसके बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्त करने के या हटाने की शक्तियां भी निहित होंगी। हमने इस अमेंडमेंट में प्रपोज किया है IIM का भी प्रमुख विजिटर होंगे, यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ही होंगे। इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर, ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए IIT में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे, इस पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, आइजर की इक्विवेलेंट IIM को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज के साथ। अरे बेटा बच के शाबाम बोरबम बारा मेरे बूम बूम शाम जाम टिप टॉप बोरबम शाबाम बोरबम यू गॉट टू बी केयरफुल। बारिश है, सड़कें बदलेंगी, स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पारित हो गए। ये दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक का उद्देश्य भारत में नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है। साथ ही ये विधेयक भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त कर देगा, जबकि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 से दंत चिकित्सा का पेशा अधिक गुणवत्तापूर्ण होगा और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को वैश्विक मानकों के बराबर लाने और सुलभ बनाने का प्रयास होगा। हम आज डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग मिडवाइजरी बिल लेके आए हैं। नर्सिंग का स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्योंकि सिनारियो बदल गया। डेंटिस्ट्री पहले केवल टीथ निकालना था, अभी बहुत उसमें बदलाव हो गया। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टाइज आ गई। अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे। उसके लिए
एजुकेशन सिलेबस तैयार करना, उसके लिए कोर्सेज चालू करना, उसके लिए सीट का प्रावधान करना और उसके लिए जो बदलते समय की आवश्यकता है उसको कैसे हम फुलफिल करें उसका भी विचार करना आवश्यक था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय नर्सिंग पेशेवरों की दुनिया भर में मांग है क्योंकि भारतीय शांति प्रिय और विनम्र होते हैं। उन्होंने बताया कि इसी को देखते हुए असम की 3 कॉलेजों में जापानी भाषा पढ़ाई जा रही है। इंडिया के लोग पोलाइट होते हैं, पीस लविंग होते हैं और इसलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया के मेन वर्क फोर्स हमारे यहाँ आए। जापान ने कहा कि जापानीज लैंग्वेज हमें सिखानी है और हमारी नर्स यहाँ से तैयार हो, जापानीज लैंग्वेज में तैयार हो और उन्होंने आग्रह रखा कि नॉर्थ ईस्ट से हमें नर्सिंग वर्क फोर्स मिले तो अच्छा है। और मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि हमने असम की 3 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू कर दिया। सशस्त्र बलों की मजबूती के लिए अंतर सेवा संगठन कमांड, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को आज संसद से पारित किया गया। इस बिल का उद्देश्य सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस बिल को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, जिसे राज्यसभा से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यह बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाया। एक अमेरिकी अखबार ने एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा अखबार बताया है। इस अखबार ने इन अहंकारी नेताओं के गठजोड़ का खुलासा किया है जिनके रिश्ते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामने आए हैं। पहले हम सोचते थे कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन और रूस के इशारे पर चलती है, लेकिन फिर हमें इसकी भनक लग गई कि 2007 से 2008 में कांग्रेस के स्थायी युवा नेता भी चीन के इशारे पर चले। यूपी और कांग्रेस के शासनकाल में चीन के साथ आर्थिक व्यापार के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। अब न्यूज क्लिक का मुद्दा उन लोगों पर गंभीर सवाल उठाता है जो लोकतंत्र की बात करते थे और आरोप लगाते थे कि भारत स्वतंत्र प्रेस को लेकर परेशानी का सामना कर रहा है। अब यह स्पष्ट है कि सभी पेड मीडिया थे जिन्होंने झूठे आख्यानों का प्रचार किया, जिसके लिए कांग्रेस के नेता, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इसकी पुष्टि करेंगे। संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली, संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर मीडिया में चाइनीज फंडिंग के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक चीन और कांग्रेस के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चीन का हाथ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा कैसे लिया और इसका इस्तेमाल कहां किया गया। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि चीन न्यूज क्लिक को फंड देता है तो उन्होंने इसका समर्थन क्यों किया। फिर मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहां कहां मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफ़ी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफ़ी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। अब देश से माफ़ी मांगिए कि जो चाइना
न्यूज़ क्लिक को फंड करता है, उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। उधर संसद परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल और नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। यह बैठक आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आयोजित की गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कल यानी 9 अगस्त को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आह्वान किया। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन मौन जुलूस निकालना है और हर घर तिरंगा अभियान निकालना है। 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैठक में हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ पत्र के जरिए हर घर से संपर्क किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने उत्तर पूर्व के युवाओं के लिए विशेष पहल की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए 360 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना शुरू की गई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस विशेष पहल के तहत 2023 से 2024 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2.5 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें से 2 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारे देश में बेरोजगारी को क्विट इंडिया करानी है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत करेंगे, डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। 2 शब्द कहा है, डेवलप कंट्री, आत्मनिर्भर। ये बिना स्किल डेवलपमेंट के हो ही नहीं सकता है। आत्मनिर्भर कैसे होंगे? अगर हम स्किल होंगे तो भी तो काम मिलेगा, तभी तो आत्मनिर्भर होंगे। हम आत्मनिर्भर होंगे तभी तो देश की अर्थनीति बड़ा होगा, विकसित होंगे।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार की दिशा में ये पहल काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बिल्डिंग फ्यूचर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव से इस क्षेत्र को बहुत बड़ा उपयोग होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम के द्वारा लगभग फर्स्ट फेज टारगेट 2.5 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उपयोग होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुदुचेरी के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपने यात्रा के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में भाग लिया। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्री अरबिंदो आश्रम और ओरोविले का दौरा किया और श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो ने भारत के आध्यात्मिक उपहार को दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखा था। On India's independence, Sri Aurobindo gave an important speech outlining his dreams for the country and humanity. He dreamed of passing on the spiritual gift of India to the world. साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि श्री अरबिंदो का ऐसा मानना था कि सुपर माइंड मनुष्य को दिव्य प्राणियों में बदलने में सक्षम बना सकता है। Sri Aurobindo believed that supermind can enable human beings to transform into divine beings. He gave the philosophy that supramental consciousness has the power to make this material world divine. 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन कपड़ा मंत्रालय के सचिव रचना शाह, राष्ट्रीय हथकरघा विभाग के अधिकारी समेत राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग से जुड़े अधिकारी पहुंचे। प्रदर्शनी में देश के सभी राज्यों से आए 75 बुनकरों ने अपने हाथों से बनाए उत्पाद की प्रदर्शनी दिखाई। आंकड़े हैं कि पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ी है तो इसके पीछे सरकार और इन हुनरमंद कलाकारों की अहम भूमिका रही है। This exhibition has been specially curated around the theme of Samanvay, in which we are trying to show the rich cultural heritage that has been there for so many years, and we are enriched by that, and also the modern adaptation or bringing together our traditional weaves with adaptation, which would be of interest to the younger generation and so on. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।